पेगासस करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, पिछली क्लास में जो है वो अपन पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। और इंडियन इकोनॉमी में जो है वो मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे कि हमने एसएससी में जो है वो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से जो है वो या किस टॉपिक से कौन से जो है वो या कितने प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं उसके ऊपर डिस्कस किया था, टॉपिक्स डिस्कस किए थे। और अपन ने जो है वो बैंकिंग के बारे में जो है वो पढ़ना भी शुरू किया था। देखें, बैंकिंग के बारे में जो है वो अपन ने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि इंडिया के अंदर जो है वो देखें बैंकिंग हिस्ट्री, जो बैंकों का इतिहास है, तो 1770 के अंदर बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो है वो स्थापना हुई। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है वो इंडिया का जो है वो पहला बैंक था जो कलकत्ता के अंदर जो ब्रिटिश कंपनी थी अलेक्जेंडर एंड कंपनी, उसके द्वारा जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था, जो भारत का पहला बैंक था। हालांकि ये कुछ समय के बाद देखें आगे जा कर के जो है वो बंद हो जाता है, तो अपने को वो कोई उससे लेना देना नहीं है। अपन को ये याद रखना है कि पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब बना, 1770 में। कहाँ बना? कैलकटा के अंदर, और बनाने वाली कंपनी थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर उसके बाद 1881 के अंदर जो है वो अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। अवध कमर्शियल बैंक जो है वो देखें एस्टेब्लिश ब्रिटिशर्स ने किया था, लेकिन इसको चलाने का काम जो है वो देखें भारतीयों के द्वारा था। तो कई बार पूछा जाता है कि भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो अवध कमर्शियल वाज द फर्स्ट बैंक विच वाज रन बाय इंडियंस एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर्स। फिर अपन ने ये पढ़ा था कि देखें 1894 के अंदर पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जो है वो हुई, और लाला लाजपत राय जी के प्रयासों से हुई। लाहौर के अंदर जो है वो हुई, और जो पंजाब नेशनल बैंक था, याद रखिएगा, ये पहला पूर्णतः भारतीय बैंक था। टोटली कंप्लीटली फर्स्ट इंडियन बैंक जो इंडियंस ने ही एस्टेब्लिश किया, भारतीयों के द्वारा ही जो है वो इसको चलाया जाता था। और लाला जी का नाम ज़रूर याद रखिएगा। तो पीएनबी जो है वो 1894, ये अपन ने जो है वो पढ़ा था। अब देखें उसके आगे पढ़ते हैं अपन, कल जो पढ़े थे उसके आगे। अब अगला आता है, देखें एक बैंक आता है एसबीआई। आप सबने नाम सुना ही होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? भारतीय। अब इसके ऊपर देखें एसएससी ने सीधे सीधे प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, देखो एसबीआई की अगर अपन बात करें, एसबीआई हिस्ट्री की, तो 3 बैंक मैं आपके सामने लिखता हूँ, ये आपको याद रखने हैं। देखिए 1806 के अंदर एक बैंक बना था जिसका नाम था बैंक ऑफ कैलकटा। हिंदी में क्या कहते हैं साहब? बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ कलकत्ता। 1840 के अंदर एक बैंक बना जिसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। और 1843 के अंदर 1843 के अंदर बैंक बना बैंक ऑफ मद्रास। तो देखें 3 बैंक, 1806 में बैंक ऑफ कैलकटा, 1840 के अंदर बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। देखें याद रखिएगा, इन तीनों बैंक्स को प्रेसिडेंशियल बैंक कहा कहते थे। क्या कहते थे? प्रेसिडेंशियल बैंक। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, प्रेसिडेंशियल बैंक। देखें प्रेसिडेंशियल बैंक का मतलब यह है कि जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश हुकूमत थी, तो इंडिया के अंदर जो है वो देखें 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। और यहाँ पर जो है वो बैंक एस्टेब्लिश हुए थे जो 1806 के अंदर, 1840 और 1843 के अंदर, उनको जो है वो प्रेसिडेंशियल बैंक कहते थे। अब हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, देखें इन तीनों जगहों के जो है वो अंग्रेज़ों के लिए बहुत महत्व था, क्योंकि कैलकटा से जो है वो पूरा बे ऑफ बंगाल के ऊपर कंट्रोलिंग होती थी, बॉम्बे से जो है वो अरेबियन सी के ऊपर कंट्रोलिंग होती थी, और मद्रास से जो है वो इंडियन ओशन में जो है वो कंट्रोलिंग होती थी। तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और ये हिंद महासागर के ऊपर पूरा अंग्रेज़ों ने नियंत्रण कर रखा था। अब ये 3 प्रेसिडेंशियल बैंक बनते हैं। आगे जाकर के क्या होता है, देखें इन तीनों बैंकों को जो है वो मर्ज किया जाता है, और 1921 के अंदर
इन तीनों प्रेसिडेंशियल बैंकों को क्या किया गया, मर्ज किया गया। मर्ज का मतलब अपन लिख सकते हैं कि विलय किया गया आपस में, या एकीकरण किया गया। एग्जैक्ट शब्द अगर अपन लिखे हैं तो क्या किया गया, एकीकरण किया गया। और एक बैंक बनाया गया जिसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही क्वेश्चन जो है वो एसएससी ने सीजीएल में पूछा है, सीपीओ के अंदर भी पूछा है कि बताइए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, व्हेन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। तो इन 1921 ऑल दीज थ्री बैंक्स वर मर्ज्ड एंड नेम्ड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में इन तीनों बैंकों का विलय किया गया और इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। देखें इसको हिंदी में भी इंपीरियल बैंक ही कहेंगे, ऐसे लिखेंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो आप तो ईयर याद रख लेना, एसएससी ने आपसे ईयर ही पूछा है 1930 में 1921 में सॉरी, ठीक है। इन तीनों बैंकों को, जो बैंक ऑफ कैलकटा, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। अब देखें ईयर आता है सन 47, भारत को जो है वो आज़ादी मिली, गोरे लोग जो है वो भारत छोड़ करके गए 15 अगस्त को। अब ब्रिटिशर्स देखें जब इंडिया छोड़ करके जो है वो जाते हैं तो इन संस्थाओं को अपने साथ तो लेकर के गए नहीं, इन संस्थाओं को जो है वो यहीं पर छोड़ करके जो है वो गए, इंडिया के अंदर ही जो है वो इन संस्थाओं को छोड़ कर गए। अब आज़ादी के बाद देखें एक कमेटी बनती है, देखें बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है ये, एडी गोरवाला कमेटी। नाम रट्टे मार लेना आप लोग, हिंदी में लिखते हैं क्या, एडी गोरवाला समिति। इस एडी गोरवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसका नाम क्या किया गया, एसबीआई। और ये सवाल बहुत पूछा है, रिपीटेड मोड पर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, व्हेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। किस समिति की सिफारिश पर जो है वो एसबीआई बना, तो ऑन द एडवाइस ऑफ एडी गोरवाला कमेटी, एडी गोरवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को जो है वो एसबीआई की स्थापना जो है वो होती है। तो तारीख याद रखनी है। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बताइए एडी गोरवाला समिति का संबंध किससे है। ऑप्शन आपको दे देंगे, जैसे एक ऑप्शन दे दिया आरबीआई, एक ऑप्शन दे दिया सेबी, एक ऑप्शन दे दिया आईडीबीआई, एक ऑप्शन दे दिया एसबीआई। तो आपको एसबीआई जो है वो टिक करना है। तो एडी गोरवाला समिति 1 जुलाई 1955 जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसी का नाम चेंज करके जो है वो एसबीआई किया गया। अब देखें अगर कोई आपसे ये पूछे कि एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, जिसको अपन क्या कहते हैं, मुख्यालय। कई बार ये भी बेसिक क्वेश्चन बनता है और अमूमन जनता देखें कई बार दिल्ली टिक कर देती है, तो दिल्ली के अंदर जो है वो एसबीआई का मुख्यालय नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई आपसे ये पूछे कि वर्तमान में अभी एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, करंट में पूछा जा सकता है ये सवाल और पूछा गया है ये पास्ट में, चेयरपर्सन। तो देखें हाल फिलहाल तो जो है वो अगस्त 2023 में, ठीक है, जो अध्यक्ष हैं वो तो जो है वो श्री दिनेश कुमार खारा हैं, श्री दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खारा। अब देखें फ्यूचर में अगर चेंज हो जाए तो वो आपको अपडेट जो है वो होना है। वर्तमान में जब मैं आपको बता रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ तो उस स्थिति में तो जो है वो उस समय तो जो है वो श्री दिनेश कुमार खारा साहब हैं। जैसे इनके पहले हुआ करते थे रजनीश कुमार, उनके पहले हुआ करती थी श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य। अच्छा ये भी एक नाम याद रख लेना। अगर आपसे ये पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष, फर्स्ट महिला अध्यक्ष, तो वो कौन थी, श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य। तो ये बातें हैं जो आपको एसबीआई की याद रखनी है। तो एसबीआई की अगर हिस्ट्री देखें तो 1806 से इसकी शुरुआत हुई। 1806 में बैंक ऑफ कैलकटा, 1840 के अंदर जो है वो बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 के अंदर जो है वो बैंक ऑफ मद्रास, फिर 1921 में ये इंपीरियल बैंक बना। आज़ादी के बाद एडी गोरवाला कमेटी बनी, एडी गोरवाला समिति की सिफारिश पर
1 जुलाई को ये बैंक बना, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और वर्तमान में जो है वो श्री दिनेश कुमार खारा साहब इसके जो है वो अध्यक्ष हैं। फ्यूचर में अगर चेंज हो जाएं तो आपका काम है अपडेट होने का, ठीक है। हाल फिलहाल तो यही है, और नए बन जाएं तो वो नाम याद रख लेना। और पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य जी थी। और ये बातें हैं जो अपन को एसबीआई की याद रखनी है। और आज की तारीख में इंडिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, पब्लिक सेक्टर का जो है वो बैंक है। अब देखें एसबीआई के सहायक बैंक, मैं आपको बताता हूँ। देखें एक टर्म होती है, देखें एसोसिएट बैंक्स। टोटल ये मैं आपको बताऊं, इसको हिंदी में कहते हैं सहायक बैंक। सहायक बैंक, देखो एसबीआई के टोटल कितने सहायक बैंक थे अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहिएगा 7 सहायक बैंक जो है वो हुआ करते थे। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखें आज की तारीख में ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अब इनका अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको एसबीआई में ही जो है वो क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। अब कौन कौन से सहायक बैंक हुआ करते थे, तो देखें सबसे पहला बैंक था स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। अब नाम से पता चल रहा है, देखें पटियाला जो है वो कहाँ पर है साहब, पंजाब में। तो ये कहाँ काम करता था, पंजाब के अंदर। दूसरा बैंक हुआ करता था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ये आपने खूब नाम सुना ही होगा, ठीक है। एसबीबीजे के नाम से जाना जाता है, जाना जाता तो क्या है था, आज की तारीख में तो ये सब मर्ज हो गए, बीकानेर व जयपुर, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग एरिया क्या था, राजस्थान। फिर तीसरा बैंक स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। सौराष्ट्र हिंदी में लिखेंगे ऐसे। तो सौराष्ट्र ये कहाँ काम करता था साहब, गुजरात के अंदर जो है वो काम करता था। फिर चौथा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंदौर या इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश में है, और इंदौर के पोहे बड़े फेमस हैं, पोहा और जलेबी। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो इंदौर। पांचवा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है, तेलंगाना की कैपिटल है। एक ज़माने में जब ये अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था, जून 2014 में, आगे पढ़ेंगे अपन पॉलिटी जब पढ़ेंगे कि जून 2014 के अंदर जो है वो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना डिवाइड हुआ। तो जब अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था तो उसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी, हैदराबाद। और अभी तेलंगाना स्टेट जो है वो उसकी कैपिटल क्या है, हैदराबाद। तो ये हो गया तेलंगाना। और हैदराबाद में अभी खूब चर्चा में भी था, देखें एक डॉक्टर अंबेडकर साहब की जो है वो लगभग 125 फीट की मूर्ति वहाँ पर स्थापित की गई है। तो करंट अफेयर में ये भी याद रखिएगा, अगर कोई अभी कभी एसएससी अगर आपसे पूछ ले कि किस शहर में जो है वो डॉक्टर अंबेडकर की 125 फीट की मूर्ति जो है वो स्थापित की गई है, तो याद रखिएगा हैदराबाद के अंदर वो स्थापित की गई है। छठा लिखिएगा स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। देखें नोट ज़रूर बनाइएगा, ये मैंने पिछले वीडियो में भी जो है वो कहा था आपको। मैसूर पड़ता है कर्नाटक के अंदर। स्वच्छ भारत मिशन में देखें एक तो ये इंदौर और एक ये मैसूर, ये 2 सिटी टॉप मारती है। अभी कई टाइम से इंदौर टॉप मार रहा है, भारत की पहली 5 स्टार सिटी जो है वो स्वच्छ भारत के मामले में इंदौर ही है। और लास्ट बैंक आता है स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। त्रावणकोर रियासत हुआ करती थी केरल में, तो इसको अपन लिख देते हैं केरल। तो ये टोटल 7 एसोसिएट बैंक, 7 सहायक बैंक एसबीआई के हुआ करते थे। अब देखें एक चीज़ जो अपन को समझनी है वो ये आप याद रखिएगा कि ये जो आप बैंक देख रहे हैं ना, देखें सौराष्ट्र 2008 के अंदर इसको क्या कर दिया गया, एसबीआई के अंदर मर्ज कर दिया गया। ये जो आप इंदौर देख रहे हैं 2010 के अंदर इसको क्या कर दिया, एसबीआई के अंदर जो है वो मर्ज कर दिया। तो 2008 में तो सौराष्ट्र मर्ज हो गया, 2010 के अंदर जो है वो इंदौर मर्ज हो गया। अब पीछे बच गए जो है वो कितने बैंक, 5 बैंक। कौन कौन से, एक तो बच गया स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ये स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, मैसूर और त्रावणकोर। ये अन्य 5 बैंकों को यहाँ डेट में लिख रहा हूँ 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल
2017 में जो है वो क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो ये कई बार देखें एसएससी आपसे पूछ सकती है कि 1 अप्रैल 2017 को कितने बैंकों का जो है वो कितने एसोसिएट बैंक एसबीआई में मिलाए गए, तो 5 बैंक जो है वो मिलाए गए। अगर कभी कोई आपसे एसएससी पूछ ले कि बताइए स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र कब मिला एसबीआई में, तो 2008। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर कब मिला, 2010। तो अब जैसे भी प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक 1 अप्रैल 2017 को नहीं मिला, तो घुमा फिरा करके तोड़ मरोड़ करके इसमें से खूब सारे प्रश्न जो है वो निकाले जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये आपको फैक्ट याद रखना है, 7 बैंक, 8 में गया सौराष्ट्र, 2008 में एसबीआई में मर्ज, 2010 इंदौर एसबीआई में जो है वो मर्ज हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर मर्ज्ड इन एसबीआई, एंड रेस्ट 5 बैंक्स मर्ज्ड इन एसबीआई ऑन 1 अप्रैल 2017। अन्य 5 बैंक 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में विलय किए गए। देखें विलय का मेन पर्पस ये होता है मर्जर का, जैसे भी आप देख रहे होंगे बैंकिंग मर्जर जो है वो खूब चल रहा है और सरकार जो है वो इसके अभी पक्ष में भी है। बैंक मर्जर का जो है वो मेन पर्पस ये है कि देखें बहुत सारे बैंक अपन रखें और उनकी जो है वो वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति जो है वो कमज़ोर हो, उनका एनपीए जो है वो बहुत ज़्यादा हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिनके ऊपर आगे अपन डिस्कस जो है वो करेंगे, तो उससे बेहतर है। क्योंकि देखें एनपीए ज़्यादा होगा, बैंकों की वित्तीय स्थिति जो है वो कमज़ोर होगी, तो इससे समस्याएं होगी। समस्याएं क्या होगी, एक तो जो है वो सरकार को अपनी जेब से पैसा लगा करके इन बैंकों को चलाना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई बैंक मान लीजिए कि जो है वो क्रैश कर जाता है, फ्लॉप हो जाता है, बंद होने की स्थिति में आ जाता है, तो लोगों का भरोसा भी जो है वो बैंकिंग संस्थाओं से जो है वो कम होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि देखें आम आदमी का जो है वो भरोसा बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस पर, बैंकिंग संस्थाओं पर जो है वो बना रहे, क्योंकि ये पूरा सिस्टम देखें बैंक और कंज्यूमर जो खाताधारक होते हैं ये सब भरोसे के ऊपर ही जो है वो चल रहा है। तो इसीलिए सरकार का ये पर्पस होता है कि बहुत सारे बैंक रखें और वो बैंक जो है वो, फिर देखें इतने सारे बैंक होते हैं तो उनको मॉनिटर करना, उनको रेगुलेट करना, इसमें भी समस्याएं आती है। तो बेहतर ये होगा कि बहुत सारे बैंक रखें। इससे बढ़िया तो जो इससे अच्छा है ये कि हम कम बैंक रखें, एक बड़ा बैंक जो है वो रखें, ताकि पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो है वो दिक्कत ना हो, उन बैंकों की जो है वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को जो है वो नियंत्रित किया जा सके, एनपीए को जो है वो नियंत्रित किया जा सके। इसीलिए बैंकिंग मर्जर जो है वो होता है कि घाटे में छोटे छोटे बैंक चल रहे हैं, इससे अच्छा तो उन सबको मर्ज करके एक बड़ा बैंक बना देते हैं ताकि उसको नियंत्रित आसानी से किया जा सके, नीति निर्माण आसानी से किया जा सके, मेजर डिसीजंस जो है वो फास्ट लिए जा सकें, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन क्विक जो है वो हो सके। इसलिए ये बैंकिंग मर्जर जो है वो करते हैं और इसके पीछे कोई कारण जो है वो नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे बर्बाद बैंक रखने से अच्छी बात है कि 2, 5, 7 बैंक रखें और उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो। तो ये बातें हैं एसबीआई की जो अपन को याद रखनी है। एसबीआई में यही है, हिस्ट्री मैंने आपको बता दी एसबीआई की। दिनेश कुमार जी का नाम याद रख लेना, भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई है एडी गोरवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पर। अब आते हैं देखें अपन आगे। ठीक है, अगला जो है वो बैंक अपन पढ़ लेते हैं, किसके बारे में, नाबार्ड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं नाबार्ड। तो देखें ये भी एसएससी का फेवरेट, एसबीआई तो देखें फेवरेट है ही है, एसबीआई के साथ साथ में ये नाबार्ड भी जो है वो अपने एसएससी का जो है वो क्या है, फेवरेट है। अब नाबार्ड का सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखना है। देखें ये छोटे एग्जाम होते हैं ना, जैसे 10+2 हो गए, ठीक है, आपके एमटीएस वगैरह हो गए, जीडी के एग्जाम जो है वो हो गए, सीएचएसएल का एग्जाम वगैरह हो गया। इन सब एग्जाम में आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिएगा, आपको इन पेपर्स में मिलेगा कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो इन एग्जामों में तो नाबार्ड का जो है वो फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देखें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो एक तो आप ये फुल फॉर्म याद रख लेना। तो सबसे पहली बात, नाबार्ड क्या है, नाबार्ड एक बैंक है जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब आप समझ ही गए होंगे, देखें इसमें एक शब्द आ रहा है कृषि, ठीक है, और रूरल का मतलब होता है ग्रामीण विकास। तो अब नाम से पता चल रहा है कि ये भारत सरकार के द्वारा ये बैंक क्यों एस्टेब्लिश किया गया। ये बैंक जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए नाबार्ड जो है वो बनाया गया। अब देखो मैं इस बैंक की कुछ फैक्ट्स की अगर आपके सामने बातें करूं तो देखें इंडिया के अंदर होता क्या है ना, देखें सन 47 में जब गोरे लोग देश छोड़ करके गए, ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया छोड़ करके गए, तो इंडिया की देखें हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी।
ठीक है, इंडिया इकोनॉमिकली बहुत क्राइसिस से जूझ रहा था। हमारे यहाँ पर जो है वो गरीबी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लिटरेसी रेट तो 10-12% से जो है वो ज़्यादा हुआ ही नहीं करती थी। 15% के आसपास जो है वो साक्षरता दर जो है वो हुआ करती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर बिल्कुल नहीं था, ना बिजली था, ना सड़क है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना पीने का पानी है, ना गेहूं का उत्पादन है, ना चावल का उत्पादन है। भारत आज अपन कहते हैं कि देखें 60% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो रूरल एरियाज़ में रहता है और एग्रीकल्चर और खेती बाड़ी से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो आप कल्पना कर लें, आज से जो है वो 75 साल पहले जो है वो लगभग 100% समाज, 90-95% समाज जो है वो कृषि प्रधान जो है वो रहा था। तो अब और खेतीबाड़ी की हालत बहुत ख़राब थी, किसानों की हालत बहुत ख़राब थी, ग्रामीण क्षेत्रों की हालत बहुत दयनीय स्थिति में थी। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं था, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, बच्चों का टीकाकरण नहीं था, इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ओवरऑल सन 47 में हालत बहुत ख़राब थी। अब सरकार के सामने देखें चुनौती ये है कि ये सारे काम तो करने ही है, हमको शिक्षा में सुधार करना है, हमको स्वास्थ्य में सुधार करना है। मेन पर्पस ये है कि एक बहुत बड़ी आबादी जो कि एग्रीकल्चर से जो है वो जुड़ी हुई है, किसान जिसको अपन जो है वो कहते हैं, क्योंकि देखें जब तक किसानों की स्थिति मजबूत नहीं होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत नहीं होगा, भारत कभी भी देखें मजबूत और शक्तिशाली नहीं बन सकता है। क्योंकि हम कृषि प्रधान जो है वो समाज है, हम एग्रीकल्चर बेस्ड जो है वो कंट्री और इकोनॉमी है। तो अब सरकार के सामने यह है कि देखें कैसे जो है वो किसानों की आर्थिक स्थिति में जो है वो सुधार आए, कैसे किसानों को जो है वो उनकी फसलों के दाम मिले, कैसे किसान जो है वो ऋण जाल में जो है वो ना फंसें, लोन के चक्कर में जो है वो ना फंसें, कि किसान जो है वो सेठ जी से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन ले रहे हैं और पता चला कि जो है वो उसका ब्याज जो है वो कई जनरेशन्स जो है वो किसान की जो है वो चली गई और अभी तक जो है वो पता चला कि उसका ब्याज भी जो है वो नहीं चुकाया गया है। तो किसानों की और ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में सुधार लाना है कि कैसे इनको वित्तीय सहायता जो है वो मिले, ताकि इनके जो है वो आमदनी के अंदर जो है वो सुधार आए, इनकी इनकम जो है वो बढ़े। तो इसके लिए देखिए कमेटी बनती है, शिव रमन कमेटी। रट्टे मार लेना आप ये, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, शिव रमन समिति। अब ये जो देखें शिव रमन समिति थी ना, इस समिति ने यह कहा कि ग्रामीण क्षेत्र और किसानों के लिए अलग से जो है वो एक बैंक बना दिया जाए। और इस समिति की सिफारिश पर ही, अगर मैं आपको डेट बताऊं, 12 जुलाई 1982 को किस संस्था की स्थापना हुई? नाबार्ड नामक संस्था की स्थापना हुई। तो याद रखिएगा, शिव रमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड नामक संस्था की जो है वो स्थापना हुई। On the advice of Shiv Raman Committee on 12 July 1982, नाबार्ड was formed। अब देखें नाबार्ड बना। और फैक्ट की अगर अपन बात करें तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताइए नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है साहब, मुख्यालय, तो नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई, यह आपको पता होना चाहिए। जैसे SBI का मुंबई है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, मुंबई। और प्रेजेंट में अभी जो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, देखो अपन को पूर्व अध्यक्ष वगैरह याद नहीं रखना है, अपन को इनमें वर्तमान में कौन है पद पर वही अपन को याद रखना है। और अभी थोड़े समय पहले नए अध्यक्ष बने, तो इनका नाम है श्री के शाजी। तो ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, SSC ने पूछे हैं ये नाम कि बताइए वर्तमान में नाबार्ड का अध्यक्ष कौन है, तो श्री के शाजी। इसके पहले गोविंदा राजुलू चिंटाला हुआ करते थे, पर वो रिटायर्ड हो गए हैं, उनकी जगह जो है वो श्री के शाजी आ गए हैं। और भारत सरकार इनको अपॉइंट करती है, वित्त मंत्रालय इनको अपॉइंट करता है। तो कौन होगा अध्यक्ष, वो सरकार इनको नियुक्त करती है। तो ये अपन को नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये अभी वर्तमान में नाबार्ड के क्या है, अध्यक्ष हैं। तो ये नाबार्ड के बारे में फैक्ट है। नाबार्ड काम क्या करता है कि भारत के कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है वो कैसे किसानों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो है वो लोन फैसिलिटी वगैरह उपलब्ध हो, तो इसके लिए जो है वो नाबार्ड काम करता है कि भारत के अंदर खेतीबाड़ी में जो है वो कैसे सुधार आए, लोगों किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, उनको कैसे सस्ते लोन वगैरह जो है वो मिले। तो यही बातें हैं। तो देखें SBI के अंदर AD गोरवाला कमेटी, तारीख 1 जुलाई 1955। नाबार्ड की अगर मैं बात करूं, शिव रमन कमेटी, और 12 जुलाई 1982। देखें ये इकोनॉमी के अंदर खूब सारी कमेटीज़ आती रहेगी, तो आपको उन कमेटीज़ के सारे नाम याद रखने हैं। देखें इकोनॉमी होते होते लगभग जो है वो 12-15 कमेटी के नाम तो हो ही जाएंगे आपके सामने, तो वो आप सारे जो है वो याद रखिएगा कि किस कमेटी की सिफारिश पर कौन कौन से जो है वो इंस्टीट्यूशंस बने या कौन से जो है वो मेजर फैसले किए गए। तो SBI हो गया, नाबार्ड हो गया। अब आते हैं, देखें आपके सामने
अपन पढ़ते हैं एक बैंकिंग नेशनलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट जो अपन पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखें 1969 में भारत सरकार ने 14 बैंक्स का क्या किया, नेशनलाइजेशन। देखिए नाबार्ड तो हो गया, इतना ही था। अब अपन एक तरीके से नया ये टॉपिक या पॉइंट है, नेशनलाइजेशन। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, राष्ट्रीयकरण। तो देखें एसएससी ने खूब ये भी सवाल पूछा है, आप पेपर उठा के देखिएगा कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 14 बैंक्स का जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया। 1980 के अंदर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, वही नेशनलाइजेशन किया गया। तो टोटल कितना हो गए, 20 बैंक। 1969 में 14, 1980 के अंदर 6। अब समझना क्या है, देखें आपके सामने एक शब्द आ रहा है ये नेशनलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका कंसेप्ट जो है वो अपन को समझना है। देखो सन 47 में वही जब आज़ादी मिली, तो ये अभी मैंने बताया कि इंडिया की जो है वो देखें इकोनॉमिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारा बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है, किसानों की आमदनी तो जो है वो लगभग नहीं के बराबर थी। किसानों की हालत तो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब थी, स्थितियाँ जो है वो बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। और मेजर दिक्कत क्या आ रही थी कि किसानों के पास देखें ज़मीन नहीं थी, और ज़मीन थी तो उस ज़मीन पे जो है वो खेती करने के लिए पैसे नहीं थे, और पैसे थे भी तो सेठ जी से, गांव के जो पूंजीपति व्यक्ति हुआ करते थे उससे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन लेना पड़ता था। और उस लोन के चक्कर में चूंकि किसान पढ़ा लिखा नहीं था तो वो ऋण जाल में फंस जाता था। लोन लिया उसके ऊपर अब सेठ जी किस हिसाब से इंटरेस्ट लगा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं। तो किसान को चूंकि ये सब जोड़ बाकी और गणित आती नहीं थी तो वो ऋण जाल में फंसता जाता था एक बार लोन लेने के बाद, और उसकी पीढ़ियाँ जो है वो गुलाम होती थी, जिसको अपन जो है वो स्लेव सिस्टम वगैरह जो है वो पढ़ते हैं, गुलाम व्यवस्था वगैरह जो है वो पढ़ते हैं कि सेठ जी की पूरी फैमिली को, किसान की पूरी फैमिली को जो है वो सेठ जी गुलाम बना करके जो है वो रखते थे। अब सरकार के सामने देखें चुनौती क्या है कि सब मिला करके किसानों की और ग्रामीण क्षेत्र, मजदूर, ठीक है, इन सब की स्थितियों में जो है वो सुधार लाना है, और इनको मेन स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमी से जोड़ना है, इनको अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जो है वो जोड़ना है। एक बहुत बड़ी आबादी जो इकोनॉमी के जो है वो मेन स्ट्रीम से साइड में हो गई है, अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़ी हुई नहीं है, तो उसको अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लेकर के आना है। अब इसके लिए देखें बहुत मल्टी डायमेंशनल कदम उठाने पड़ेंगे। उसका ऐसा नहीं है कि कोई एक फॉर्मूला है कि जिससे बहुत बड़ी आबादी जो है वो इकोनॉमी से जुड़ गई। इसके लिए अलग अलग स्तरों पर जो है वो काम करना पड़ेगा। इकोनॉमिक स्तर पर अगर अपन बात करें तो वहाँ पर एक कंसेप्ट आता है क्या, नेशनलाइजेशन। अब देखें 1969 में 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन और 1980 के अंदर 6 बैंक का नेशनलाइजेशन। अब देखें यहाँ पर इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। इसके लिए 2 शब्द समझते हैं अपन। एक तो मैं लिखता हूँ नेशनलाइजेशन, जिसको अपन हिंदी में क्या कहेंगे, राष्ट्रीयकरण। लेकिन ये केवल कंसेप्ट के तौर पर समझना है, आपके सिलेबस में ये है नहीं, ठीक है। ये केवल बस एक बैंकिंग नेशनलाइजेशन में कितने बैंक है वो मैंने बता दिया है। हाँ, इसके कंसेप्ट समझ लेते हैं, बाकी इसके ऊपर अपन को थ्योरी वगैरह नहीं लिखनी है। प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, तो निजीकरण को कहते हैं प्राइवेटाइजेशन और राष्ट्रीयकरण को कहते हैं नेशनलाइजेशन। देखिए नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि अब सन 47 में आज़ादी मिली, ये बैंक सारे काम कर रहे थे। देखिए शुरुआत में ये जितने भी बैंक थे ये सब प्राइवेट सेक्टर के बैंक हुआ करते थे, ये सब निजी क्षेत्र के बैंक हुआ करते थे। और ये आपको पता है, देखें कोई भी निजी संस्था होगी या निजी बैंक होंगे, उनका उद्देश्य केवल और केवल होता है प्रॉफिट कमाना, उनका उद्देश्य होता है केवल और केवल लाभ कमाना। तो वो कभी भी लोगों के हितों से जुड़ी हुई पॉलिसीज जो है वो नहीं बनाएंगे। और चूंकि उनका पर्पस ही प्रॉफिट कमाना है तो वो क्यों किसानों से को एंटरटेन करेंगे, वो क्यों किसानों से, आदिवासियों से, मजदूरों से जो है वो बातचीत करेंगे। वो समाज का जो पैसे वाला तबका है जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेता है, लोन चुकाता है, या जो पैसा वाला तबका है जो कि बैंक में पैसे जमा करवाता है, तो वो उन्हीं को जो है वो एंटरटेन करेंगे, वो उन्हीं से बातचीत करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो बैंक हुआ करते थे वो निजी क्षेत्र के थे, निजी क्षेत्र का पर्पस होता है लाभ कमाना, और ये बैंक जो थे वो केवल और केवल कुछ पूंजीपतियों के लिए और पैसे वाले लोगों के लिए ही जो है वो उनके द्वार खुलते थे। आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, आदिवासी आदमी, ठीक है, बैंक में तो उनकी एंट्री भी नहीं हुआ करती थी। अब सरकार के सामने चुनौती यह है
कि आम आदमी, मजदूर आदमी, किसान आदमी जब तक बैंक से नहीं जुड़ेगा तब तक जो है वो देश की तरक्की नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी जो किसानों की है वो बैंक से जो है वो नहीं जुड़ेगी तो देश की तरक्की कैसे होगी? बैंक से जोड़ना ज़रूरी है। तो सरकार ने क्या किया, 1969 में वो 14 बैंक जो प्राइवेट सेक्टर के थे, सरकार ने उन बैंकों को उनकी कीमत दी और बैंक अपने नियंत्रण में ले लिए। तो जब कभी भी कोई भी निजी संस्था को सरकार उसकी कीमत अदा करके अपने नियंत्रण में जो है वो लेती है, अपने कंट्रोल में जो है वो लेती है, उसी को क्या कहते हैं? नेशनलाइजेशन। ठीक है, तो कोई भी संस्था है, उसकी कीमत दी जाएगी उसके मालिक को और भारत सरकार उसको अपने नियंत्रण में ले लेगी, उसको राष्ट्रीयकरण कहते हैं। अब देखें, जब ये बैंक सीधे सीधे सरकार के नियंत्रण में आए तो अब देखें, सरकार का उद्देश्य यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, प्रॉफिट बनाना नहीं है। सरकार किस थ्योरी पे काम करती है? पब्लिक वेलफेयर। देखें, सरकार कैसी होगी? लोक कल्याणकारी। सरकार लोगों के भले के लिए जो है वो क्या करेगी? काम करेगी। सरकार का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है। तो अब जैसे ही ये 14 बैंक सरकार के नियंत्रण में आए तो अब यहाँ पर जो है वो इस तरीके की पॉलिसीज जो है वो बनने लगी कि आम लोगों को जो है वो क्या हो? भला हो। किसानों को जो है वो भला हो। सरकार जो है वो किसान ओरिएंटेड, ट्राइबल एरियाज जो है वो ओरिएंटेड, लेबर ओरिएंटेड पॉलिसीज़ बनाने लगी। किसानों को जो है वो सस्ती दर पर लोन दिए जाने लगे, मजदूरों को लोन दिए जाने लगे। कहने का मतलब ये है कि बैंकों के वो द्वार जो कि मजदूर किसानों के लिए जो है वो बंद थे, अब वो द्वार जो है वो खुलने लगे। तो नेशनलाइजेशन का मतलब जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अपोजिट होता है देखें प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब सरकार अपनी संपत्ति को निजी हाथों में बेचती है, उसको क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन। कि भाई गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं, सरकार की जो है वो कंपनियां या सरकार की जो परिसंपत्तियां हैं, सरकार वो अपनी परिसंपत्तियों को या अपनी कंपनियों को जब प्राइवेट प्लेयर्स को बेचेगी, निजी हाथों में जो है वो उसको बेच देगी। अब चाहे वो पूरी की पूरी कंपनी बेच दे या जो है वो सरकार अपनी कंपनी के जो है वो शेयर्स बेच दे, तो जब सरकार अपनी संपत्तियां निजी हाथों में देती है तो उसको कहते हैं निजीकरण। और जब कोई भी निजी संस्था को सरकार अपने नियंत्रण में जो है वो ले लेती है, उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीयकरण। तो आपको याद ये रखना है, 1969 में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन? 14। 1980 के अंदर कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन? 6। तो टोटल जो है वो 14 + 6 20 बैंक्स का जो है वो क्या किया गया? नेशनलाइजेशन किया गया। अपन को इनके नाम वगैरह याद नहीं रखने, कोई नहीं पूछेगा। आप तो आंकड़ा याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा कि 69 में 14 बैंक्स थे और 1980 के अंदर जो है वो 6 बैंक हुआ करते थे। अब बैंकिंग नेशनलाइजेशन हो गया, एसबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, ठीक है, एसबीआई जो है वो हो गया, और बैंकिंग हिस्ट्री अपन ने जो है वो देख ली। अब देखें, अपन आते हैं आरबीआई के ऊपर। देखिए, छोटे मोटे बैंक और भी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक बार आरबीआई को जो है वो पढ़ लेते हैं। जैसे सिडबी भी है, ठीक है, जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक भी है, जैसे आईडीबीआई भी है। तो इनके ऊपर जो है वो अपन, एक्सिम बैंक भी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जो 1982 के अंदर जो है वो बना था। तो ये छोटे छोटे बैंक है, वन लाइनर बैंक है कि कब बने और इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये अपन आगे देखेंगे। अभी के लिए अपन पढ़ते हैं क्या? आरबीआई, जो कि एक मेजर टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। और इसमें से जो है वो आप मान करके चलो कि इकोनॉमी का अगर सेक्शन में से 3-4 सवाल आते हैं तो एसएससी का फिक्स है कि देखें, एक क्वेश्चन जो है वो, एक प्रश्न वो आरबीआई से पुटअप करेगा ही करेगा। आरबीआई आपने नाम सुना ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सब जानते हैं इसको। तो रिजर्व, नोटों के ऊपर इसी का नाम होता है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? भारतीय रिजर्व बैंक। अब देखें आरबीआई का क्या हिसाब किताब है। देखें 1920-25 आते आते इंडिया के अंदर अच्छा खासा देखें बैंकिंग सेक्टर क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। ठीक है, बैंकों की जो है वो स्थापना हो जाती है। अब देखो बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा चुनौती ये है कि देखें, बैंकों के अंदर पैसा पड़ा है लोगों का। आम आदमी जो है वो भरोसा करके अपने ज़िंदगी भर की जो है वो कमाई, अपनी सेविंग्स को जो है वो जा करके जमा करवाता है। कहाँ पर? बैंक के अंदर। अब ये डर तो देखें हमेशा बना ही रहता है कि वो जो पैसा जो आम आदमी ने बैंक के अंदर जमा करवाया है उसके साथ धोखा ना हो जाए। ऐसा ना हो कि बैंक जो है वो, लोग भरोसा करके बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं और बैंक जो है वो उस पैसे को बटोर करके जो है वो निकल ले।
तो लोगों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, ये भरोसा नहीं टूटना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और जब इंडिया के अंदर 1920-25 आते आते खूब सारे बैंक्स एस्टेब्लिश होने लगे, तो ये डर खतरा जो है वो और बढ़ने लगा कि भाई फ्रॉड वगैरह जो है वो ना हो, भ्रष्टाचार वगैरह ना हो, लोगों के साथ धोखा वगैरह जो है वो ना हो। तो अब इस समस्या का कैसे हल किया जाए? और बैंक सबसे बड़ी बात देखें, मनमानी ना करें। जो पॉलिसीज ऐसी बने कि जिससे जो है वो आम आदमी को फ़ायदा हो, ठीक है, बैंक जो है वो अपने हिसाब से जो है वो पॉलिसीज जो है वो ना बनाए। तो 1926 के अंदर क्या होता है, देखिए एक कमेटी बनती है जिसको कहते हैं हिल्टन यंग कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, देखें ये अंग्रेज़ों ने ही बनाई थी ये कमेटी। इसी को कहते हैं रॉयल कमेटी। क्या कहते हैं? रॉयल कमेटी। रट्टे मार लेना ये नाम, किस्मत रही तो देखें पहला सवाल यही लगेगा कि बताइए हिल्टन यंग कमेटी कब बनी? तो याद रखिएगा 1926। इस हिल्टन यंग कमेटी को ही किस नाम से जाना जाता है? रॉयल कमेटी के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब देखें ये जो हिल्टन यंग कमेटी बनती है ना 1926 में, इसका पर्पस यही था कि कैसे इंडियन बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट किया जाए, कैसे जो है वो ऐसी एक जो है वो सिस्टम डेवलप किया जाए कि लोगों के साथ, आम आदमी के साथ किसी भी तरीके का जो है वो फ्रॉड ना हो, और इस पूरे बैंकिंग सेक्टर को जो है वो क्या किया जाए, नियंत्रित किया जाए, रेगुलेट किया जाए। तो देखें 1926 में जो हिल्टन यंग कमेटी बनती है, इसने एक सिफारिश की और अपनी रिपोर्ट जो पेश की उसमें इसने ये कहा कि इंडिया के अंदर बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक बैंक बनाया जाए, सेंट्रल बैंक, जिसका नाम क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। और यही होता है, देखें इस समिति की सिफारिश पर ही अंग्रेजों ने 1934 के अंदर क्या पास किया? आरबीआई एक्ट। और इस आरबीआई एक्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? अधिनियम। और इस आरबीआई एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की क्या हुई? स्थापना। आरबीआई वॉज एस्टेब्लिश्ड। ये डेट घोंट के पी जाना, अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तारीख है। तो देखें आपसे ऐसे क्या पूछेगी, व्हेन आरबीआई एक्ट वॉज पास्ड। तो आरबीआई एक्ट वॉज पास्ड इन 1934। किस समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई? तो आरबीआई की स्थापना हुई है यंग हिल्टन कमेटी या हिल्टन यंग कमेटी, इसी को अपन कहते हैं रॉयल कमेटी की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई है। आरबीआई की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को जो है वो आरबीआई की स्थापना हुई है। तो ऑन द एडवाइस ऑफ यंग हिल्टन कमेटी, आरबीआई एक्ट वॉज पास्ड इन 1934 एंड थ्रू दिस एक्ट ऑन 1 अप्रैल 1935 आरबीआई वॉज एस्टेब्लिश्ड। हिंदी में कहेंगे हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर 1934 में आरबीआई अधिनियम पारित किया गया, और इसी अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। अब देखें आरबीआई बनता है, आरबीआई एक सेंट्रलाइज्ड बैंक था। आरबीआई का जो है वो पर्पस क्या है? आरबीआई का पर्पस ये है कि बनाई है इसलिए कि पूरे इंडियन बैंकिंग सेक्टर को, जो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र है, उसको नियंत्रित और नियमित करना। हालांकि अभी आगे पढ़ेंगे अपन आरबीआई के काम वगैरह, वो आपको समझ में आ जाएंगे। अब एक चीज़ देखें, ये भी समझिएगा कि जब सन 47 में वही भारत आज़ाद हुआ, तो अब आज़ाद हुआ तब तो जो है वो देखें ऐसा तो नहीं है कि आरबीआई को जो है वो ब्रिटिशर्स अपने साथ लेकर के जो है वो गए। आरबीआई को तो जो है वो ब्रिटिशर्स यहीं पर जो है वो छोड़ करके जो है वो गए। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का होता है नेशनलाइजेशन। क्या होता है साहब? नेशनलाइजेशन। और नेशनलाइजेशन का देखें कंसेप्ट अभी जस्ट मैंने आपको जो है वो बताया है कि जब कभी भी किसी भी संस्थान को भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कंट्रोल में लेती है, अपने नियंत्रण में लेती है, उसी को जो है वो क्या कहते हैं? नेशनलाइजेशन। तो ये भी डेट याद रखिएगा, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। ऑन 1 जैन 1949, ये सीजीएल का प्रश्न है। ऑन 1 जैन 1949 नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई वाज डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार द्वारा आरबीआई का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, देखें ये जो आरबीआई है ना, वैसे तो आरबीआई एक स्वायत्त संस्थान है,
डायरेक्टली जो है वो उसमें प्रत्यक्ष तौर पर जो है वो देखें भारत सरकार का इंटरफेरेंस नहीं चलता है। आरबीआई काम करता है इस 1934 आरबीआई एक्ट के हिसाब से, लेकिन ये सब संस्थाएं देखें भारत सरकार के वित्तीय संस्थाएं जैसे आरबीआई है, तो ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में जो है वो क्या करती हैं, काम करती है। अल्टीमेटली इनके ऊपर बैठा है फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बैठी है। तो ये आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। अब देखें आरबीआई जब बना 1935 में, तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? अब ये सवाल बनता है। देखें आरबीआई के पहले गवर्नर, और ये खूब सवाल बना है। आप एसएससी के अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखेंगे तो सीधा प्रश्न जो है वो बनता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ, तो नाम याद रख लेना। तो ऑसबोर्न स्मिथ जो है वो आरबीआई के पहले गवर्नर थे, जो आरबीआई 1935 में जो है वो बनी थी। उसके बाद देखें अगर आपसे कोई ये पूछे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर, आरबीआई फर्स्ट इंडियन गवर्नर, तो वो हुआ करते थे सीडी देशमुख साहब। सीडी देशमुख, देखें सीडी देशमुख आरबीआई के ये आईसीएस अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के, और ये वो पहले भारतीय थे जो आरबीआई के जो है वो क्या बने, गवर्नर बने। और ये कब बने आरबीआई के गवर्नर? हालांकि ईयर मेरे को नहीं लगता एसएससी पूछेगी, पर फिर भी आप याद रखिएगा सीडी देशमुख साहब जो है वो 1943 के अंदर जो है वो आरबीआई के गवर्नर बनते हैं। तो सीडी देशमुख वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकेम आरबीआई गवर्नर इन 1943। तो पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ, पहले इंडियन जो गवर्नर बने, पहले भारतीय जो गवर्नर बने वो है सीडी देशमुख साहब। इंडियन सिविल सर्विसेज जिसको आज अपन आईएएस के नाम से जानते हैं, तो ये एक आईसीएस अधिकारी जो है वो हुआ करते थे। फिर देखें वर्तमान गवर्नर, अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्रेजेंट में अभी गवर्नर कौन है, तो ये आपको सबको पता ही होगा, 25th है अभी। तो 25th गवर्नर हैं शक्तिकांत दास साहब। देखें ये जो होता है ना आरबीआई के गवर्नर, इनको सीधा सीधा भारत सरकार अपॉइंट करता है। और कौन होगा आरबीआई गवर्नर? तो इसका हालांकि फिक्स्ड कोई क्राइटेरिया तो नहीं है, पर ये होता है कि देखें दो लॉबी से आते हैं आरबीआई गवर्नर के। या तो होते हैं रिटायर्ड आईएएस ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो होते हैं, जो इकोनॉमी की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, तो वो बनते हैं, या फिर कोई इकोनॉमिस्ट होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं, वो बनते हैं। अब जैसे शक्तिकांत दास साहब हैं, श्री शक्तिकांत दास, श्री शक्तिकांत दास, अब ये आईएएस है, रिटायर्ड है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, भारत के वित्त सचिव वगैरह रह चुके हैं। जैसे इनके पहले हुआ करते थे उर्जित आर पटेल, तो वो आईएएस नहीं थे, वो इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे। उसके पहले रघुराम गोविंद राजन साहब हुआ करते थे, तो वो भी जो है वो सिविल सर्वेंट नहीं थे, ब्यूरोक्रेट नहीं थे, वो जो है वो इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे। तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी को अपॉइंट करे, इकोनॉमिस्ट भी हो सकता है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी जो है वो हो सकता है। तो प्रेजेंट में अभी गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास साहब है। तो हाल फिलहाल तक तो यही है, ठीक है। आगे जब कभी भी चेंज होंगे तो नए नाम जो है वो याद रखना है। और ये आरबीआई के कौन से गवर्नर हैं? 25वें। अच्छा देखें एक ये भी याद रखिएगा, आरबीआई के जो है वो देखें लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर, सर्वाधिक लंबे समय तक गवर्नर, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर। तो नाम याद रखिएगा, बेनेगल रामाराव, रामाराव, हिंदी में कैसे लिखेंगे? बेनेगल। तो देखें बेनेगल रामाराव साहब ये हुआ करते थे आरबीआई के लॉन्गेस्ट सर्विंग। इनका अगर मैं टाइम पीरियड आपको बताऊं तो ये 1953 में आरबीआई के गवर्नर बने थे, और 58-59 तक, लगभग 1958 तक ये आरबीआई के क्या रहे थे? गवर्नर जो है वो रहे थे। तो क्या पता कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं
ये आरबीआई के सबसे सर्वाधिक लंबे समय तक आरबीआई के गवर्नर कौन रहे, लॉन्गेस्ट सर्विंग आरबीआई गवर्नर कौन रहे, तो बेनेगल रामाराव। देखिए पॉलिटी के अंदर एक नाम आता है बेनेगल नरसिंह राव, BN राव साहब का, जो संविधान सभा बनती है सितंबर 1946 में, उसमें हुआ करते थे संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। तो ये जो थे BN राव साहब जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, ये उनके बड़े भाई साहब हैं बेनेगल रामाराव, उनके बड़े भैया जो है वो है जो आरबीआई के जो है वो लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है वो गवर्नर रहे हैं। तो नाम याद रखिएगा, एक भाई कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र संविधान सभा में, एक भाई आरबीआई का लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर 1953 से 1958। फिर देखें अगर कोई ये पूछे आरबीआई का अच्छा हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये आप सबको पता ही होगा, मुंबई, इकोनॉमिक कैपिटल, भारत की आर्थिक राजधानी। तो आरबीआई का मुख्यालय जो है वो मुंबई के अंदर जो है वो पड़ता है। तो ये तो वही देखें आरबीआई से। देखें अब आरबीआई के अंदर जो है वो 4 डेप्यूटी गवर्नर भी होते हैं, आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर भी जो है वो होता है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, इसके आगे जो है वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डेप्यूटी गवर्नर्स के बारे में, आरबीआई के फाइनेंशियल ईयर के बारे में, आरबीआई के रीजनल ऑफिस के जो है वो बारे में, और जो है वो फिर आरबीआई के काम वगैरह क्या है, आरबीआई जो है वो क्या क्या काम करती है, 5-6 मेजर काम जो है कि आरबीआई जो है वो क्या क्या जिम्मेदारियां हैं उसके पास में, तो वो अपन को जो है वो पढ़ना है। तो इससे आगे पढ़ता है अगली क्लास में, तो बने रहिएगा। देखें पेगासस कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।